नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया वोटर लिस्ट का मामला। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, सुबह से कई लोकेशंस पर चल रही छापेमारी। चुनाव आयोग में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा देश में एक भी नदी साफ नहीं है, ऐसे पानी कौन पिएगा। जम्मू कश्मीर में रमजान में फैशन शो कराना पड़ा भारी, मांगनी पड़ी माफी। हिजबुल्लाह के नए कमांडर की धमकी, अमेरिका को भी लपेटा, कहा हमें कमजोर समझने की ना करें भूल। किम जोंग को डराने में लगे थे ट्रंप, अमेरिका के सामने उत्तर कोरिया ने दाग दी बैलिस्टिक मिसाइल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में वोटर लिस्ट का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर विपक्ष में वोटर लिस्ट पर सवाल उठते हैं, पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और कहा है कि अंधेर हो गया है। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। संसद में विपक्ष एपिक के मसले पर जमकर हंगामा कर रहा है। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ चुका है। राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ है। विपक्ष परिसीमन, भाषा नीति, वक्फ बिल और अमेरिकी व्यापार टैरिफ थोपे जाने सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। उधर केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल बिल पारित करवाने की उम्मीद की है। आप लोगों ने क्यों वॉकआउट किया है, किस मुद्दे पर? देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और टीएमसी ने भी दिया था, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स आईडी नंबर सेम है। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि ना केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए हैं। तीसरा, इसके अंदर एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं, एकदम से वोटर्स लिस्ट में से नाम ऐड हो जाते हैं चुनाव के आने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह, खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, उसकी चर्चा हम लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर कब करेंगे। दुख की बात यह है कि इस विषय को भी, इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी चर्चा करने से हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने राज्यसभा में मना कर दिया। इसलिए हम सबके सब लोगों ने वॉकआउट किया है और इस विषय को हम लोग उठाते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से ईगल ग्रुप बनाया गया है। हम लोगों ने लगातार, हम इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इलेक्शन कमीशन के कान पे भी जू नहीं रेंग रही। हम लोग इस विषय को हम लोग उठाएंगे और लगातार इसके ऊपर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ईडी ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले के सिलसिले में की गई है। भिलाई में चैतन्य बघेल के ठिकानों के साथ साथ राज्य में कई अन्य व्यक्तियों से जुड़े ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी ने भूपेश बघेल के घर सुबह सुबह छापेमारी की है। हम लोग अपने साथी के साथ खड़े होने के लिए आए हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ईडी के संदर्भ में जो एक संवैधानिक संस्था है, माहौल ऐसा बन गया है सबके दिमाग में, और विशेष करके कम से कम मेरे मन में ये दुर्भाग्य से भावना बन गई है कि इनकी जो कार्रवाई है ये टारगेटेड है। राजनीतिक विरोधियों के संदर्भ में जब भी दबाव बनाना होता है तो ये कार्रवाई इस प्रकार की कर देते हैं।
क्या पूरे भारतवर्ष में एक भी बिरला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गैर कांग्रेसी हो, जो गैर भाजपाई हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई है और किसी भाजपाई के खिलाफ कार्रवाई हुई? ऑपरेशन लोटस के बारे में हमने सुना और आदान प्रदान होता है ये हमने सुना, उसके बारे में जांच हुई क्या? तो केवल गैर भाजपाइयों के खिलाफ। और आप संविधान में एक अधिकार संपन्न एजेंसी को मान लो कि अपने पार्टी का एक अंग बना के काम कर रहे हो, क्योंकि राजनीतिक द्वेष भावना, अगर वैसा नहीं है तो कोई कभी आपत्ति नहीं करता कि कार्रवाई हो रही है, जांच कर रही है, आप करिए। तो केवल भाजपा को छोड़े बाकी दुनिया के खिलाफ, और जो भाजपा में आ जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई बंद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि 60 से 70 हजार करोड़ का घोटाला, जांच बंद। अनेकों और लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, कल ही मैं परसों एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें गुजरात के संदर्भ में, अभी राहुल जी गुजरात गए थे, वहां की बातें आ रही थी। एक मेरे ख्याल से पटेल जी थे जिनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज था, एक से ज्यादा मामले देशद्रोह के दर्ज थे। आज भाजपा में है, वो मामले खत्म, खारिज कर दिए गए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के हाथ में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार के लिए पैरवी करता रहा, जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। अगर यही व्यवस्था चलती रही तो लोकतंत्र नहीं बल्कि दिखावा है। हमें कई सालों से शक है, ज़मीन पर क्या होता है ये सबको पता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने, वोटर्स लिस्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड होने और वोटर कार्ड ऐसे ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, 2-2 कमरे में 50-50 वोट बनाने हैं और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट कार्ड दिए जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है। कई राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, उस पर संदेह भी किया जा रहा है कि पहले भी चुनाव हुए। हम तो कितने वर्षों से कह रहे हैं, हमें तो संदेह कई वर्षों से है। हम ईवीएम की अभी बात नहीं कर रहे, वो तो अलग बात है, वो अलग चर्चा होगी उसके बारे में कि जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं और जमीन पे क्या होता है वो तो हमको मालूम है, सभी को मालूम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। न कोर्ट सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनती है और बात ये लोकतंत्र की करते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि लोकतंत्र की जान है, निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव केवल होने ही नहीं बल्कि लोकतंत्र में भी ये दिखना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। महाराष्ट्र में जो 48 लाख वोटर आए ये कहीं और हैं, वो उसी पार्टी को गए और फिर उसी नाम की एपिक वोटर लिस्ट में फ़ोटो पहचान पत्र भी उसी नाम का है। एक ही नाम और एक ही संख्या के सारे वोटर आईडी कार्ड हैं। इसके लिए ये स्पष्टीकरण है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इसे 3 महीने में ठीक कर देंगे, लेकिन चुनाव खत्म हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र की जान है निष्पक्ष चुनाव, और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, लोकतंत्र में दिखना भी चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। पर निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्य पालन में पूरी तरह असफल रहा। 48 लाख जो वोट बढ़े महाराष्ट्र में या दूसरी जगहों पे, वो एक ही पार्टी को गए। और फिर एपिक मतदाता सूची जो फोटो है, फोटो पहचान पत्र, उसमें एक ही नाम के, एक ही नंबर के तमाम मतदाता पहचान पत्र है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन है?
निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम 3 महीने में ठीक कर लेंगे, पर चुनाव तो हो चुका। ये मुद्दा मैंने उठाया है 267 के अंतर्गत, और लोगों ने चिंता व्यक्त की है। मैं समझता हूं सबसे पहला तो ये होगा। फिर शेयर बाजार किस तेजी से गिर रहा है। हमें 12% का नुकसान हो रहा है जो विदेशी पूंजी निवेश था, और 17% का फायदा हो रहा है चीन को। साधारण मध्यम लोगों का न जाने कितना पैसा डूब गया। महाराष्ट्र में एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार ने राज ठाकरे की नदी के प्रदूषित होने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि धार्मिकता बहुत जरूरी है। मैं खुद कुंभ में गया था, पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से मैं हजारों लीटर जल अपने लिए साथ लेकर आया था। वहां पर जाने के बाद मुझे ताकत और प्रेरणा भी मिली, लेकिन राजनीति में होने की वजह से हम थोड़ी पढ़ाई लिखाई और रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च में पता चलता है कि गंगा नदी की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन वहां जाने के बाद जब हमने पानी का प्रदूषण स्तर देखा तो निश्चित रूप से ये ज्यादा था। ऐसे में राज ठाकरे जी वहां के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। धार्मिकता बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद वहां पे महाकुंभ के लिए गया था, पवित्र स्नान वहां पे किया, और मेरे जो सहकारी आमदार है या मेरे मतदार संघ के लोग हैं, उनके लिए हजारों लीटर गंगा जल मैंने वहां से लाया था। वहां पे जाने के बाद पवित्रता, ताकत, प्रेरणा ये सब मुझे मिली। लेकिन अभी राजनीति में होने के कारण हम थोड़ा पढ़ाई भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च करने के बाद गंगा जो अपनी माता है, नदी है, उनका स्वच्छता के लिए हजारों करोड़ आज तक खर्चा किया है। लेकिन वहां पे जाने के बाद पानी का अगर पोल्यूशन लेवल अगर देखे तो डेफिनेटली पोल्यूशन लेवल ज्यादा था। इसलिए मुझे लगता है कि वहां पे अगर राज ठाकरे जी पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे जाने के बाद हमको वहां पे पोल्यूशन दिखा। वो हजारों लीटर में पानी वहां से जो लाया था वो थोड़ा हमको साफ करना पड़ा, क्योंकि पानी में इतनी ताकत है कि उसमें से जो पोल्यूशन के कण अगर बाहर में निकाले उसकी ताकत कम नहीं होती, और फिर वो जल महाराष्ट्र में और जो हमारे पहचान के लोग वहां तक दिए। इसलिए पोल्यूशन का अगर विषय हो तो राज ठाकरे जी ने जो मुद्दा मांडा वो पोल्यूशन के बारे में सही है, लेकिन बोलते वक्त धार्मिक फीलिंग किसी की दुखनी नहीं चाहिए। उसके बारे में भी सब नेताओं ने सोच के बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने वो जो गंगा का जल था उसको प्यूरिफाई किया और उसके बाद दिया। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी। मतलब कैसी इम्प्योरिटी? कोई फैक्ट्री का कुछ उसमें मिक्सचर होगा या और कुछ आया होगा, उसके कारण जो पानी था वो पानी बहुत ही ज्यादा ग्रे कलर का लग रहा था। इसीलिए लोग जो घर पे गंगा जल जाता है तो कभी कभार कोई पीता है या बकेट पे डाल के बच्चे लोगों को नहलाते हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना आने के लिए सिर्फ उसको फिल्टर किया था। मतलब उसमें से जो पार्टिकल्स थे जो पोल्यूशन के होंगे वो निकाल दिए थे। लेकिन आप समझ लो गंगा का जो पावर है वो पावर वो विचारों में है, वो पानी में है। उसमें अगर पोल्यूशन के कण निकाल दे तो उससे पावर कोई कम नहीं होते। कल उद्धव ठाकरे ने जो शिव सैनिक हैं उनके जो उनको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गंगा का पानी गंदा है, मैं कभी ये पानी नहीं छूऊंगा। अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान सामने आया है। उनको लगा कि ये हकीकत भी बोला है, किसी को गलत लगे अच्छा लगे। राज जी आजकल सच बोल रहे हैं, इसका हमें बहुत मैंने हम लोग आनंद भी लगता है। और रहा सवाल श्रद्धा और अंधश्रद्धा का, तो वहाँ मुझे श्रद्धा के बदले ज्यादा अंधश्रद्धा दिखी है। वो राज ठाकरे जी ने कहा है वो सही है। उद्धव ठाकरे का बयान आया कि बीजेपी वाले जब जय श्री राम कहेंगे तो हम जय शिवाजी जय भवानी कहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखो, शिवसेना का तो वो नारा ही रहा है जय भवानी जय शिवाजी। उस नारे को लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा है, जिसको जो लगे वो कहे, पर देश के साथ में धार्मिक खिलवाड़ नहीं करे, धर्मांधता नहीं फैलाए। नारा लगाना बोलने का अधिकार सबको है, अपने अपने धर्म की रक्षा का अधिकार भी सबको है, पर अपना धर्म को ऊंचा बताकर किसी धर्म को नीचा बताना भी ये गलत है। तो इस तरह से
देश को बांटने वाली भाषा किसी भी नारे में नहीं होनी चाहिए, देश को जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कश्मीर घाटी के बारामूला में स्थित पर्यटक स्थल गुलमर्ग में आयोजित एक फैशन शो की तस्वीर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसको देखकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विवाद के बाद इस फैशन शो के आयोजकों ने माफी भी मांग ली है। आयोजकों शिवान नरेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान गुलमर्ग में हमारी हालिया प्रस्तुति से हुई किसी भी ठेस के लिए हमें गहरा खेद है। प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते। लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया, अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का कहना है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार यानी सत्ता में बैठी पार्टी मिलकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर फर्जी वोटर लिस्ट बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में उन्होंने यही किया है, अब बंगाल में भी वही शुरू कर दिया गया है। अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी तो एक ही पार्टी सत्ता में आती रहेगी और भ्रष्टाचार भी करेगी। चुनाव आयोग और भारत की सरकार यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के, वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। दिल्ली में नए विधायकों को मिलेंगे उनके इलाके में ऑफिस, स्पीकर निर्देश दिए हैं। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि स्पीकर ऑफिस से सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि वो विधायकों को उनके क्षेत्र में काम करने और जनता से संवाद करने के लिए जगह उपलब्ध कराएं। इसके अलावा 18 मार्च को दिल्ली विधानसभा परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दीप प्रज्वलन करेंगे और पहले सत्र को संबोधित करेंगे। ये कार्यशाला 18 और 19 मार्च को होगी। पहले ये 9 और 10 मार्च को निर्धारित थी। अभी स्पीकर ऑफिस से ये आदेश जारी हुए हैं सभी विभागों को कि वो विधायकों को अगर उनको आवश्यकता है तो उनके क्षेत्र में जगह उपलब्ध कराई जाए, स्पेस उपलब्ध कराया जाए,
जिससे कि वहां अपने विधायी कार्य कर सके, अपने जनता से मिल सके, लोग उनके पास आ सके और लोग उनसे बातचीत कर सके, एक प्रकार का कम्युनिकेशन अधिक से अधिक हो पाए, इसके लिए उनको स्पेस उपलब्ध कराया जाए, इसका आदेश जारी किया है। सर, हमने देखा है ज्यादातर दिल्ली में जो विधायक कार्यालय जल बोर्ड के ऑफिसर निकल रहे हैं या जो पीडब्ल्यूडी के लोकल ऑफिसर निकल रहे हैं, तो भी अस्थायी आवास के लिए आपने बोला ये अस्थायी कार्यालय है और अस्थायी स्पेस है, ये स्थान है और जब तक विधायक रहेंगे तब तक के लिए ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। 18 और 19 हो गई है और 18 तारीख की सुबह दिल्ली विधानसभा के परिसर में लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी उसका दीप प्रज्वलन करेंगे और पहला सत्र को वो संबोधित करेंगे। 2 दिन ये कार्यशाला चलेगी और 18 और 19 ये जो तारीख पहले 9 और 10 थी वो बदलकर अब 18 और 19 हो गई है। पूर्वी दिल्ली में NH-24 पर फूल मंडी के पास 32 साल के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आज ये जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गाजीपुर गांव का निवासी गोली लगने से घायल हो गया था, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद आज परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को ही बंद कर दिया। परिजनों के प्रदर्शन से NH-24 में 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जाम लग गया। स्थिति को संभालने के लिए पूर्वी दिल्ली के एडिशनल DCP विनीत कुमार के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। के करीब हमें सूचना मिली थी, यहाँ पर एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। उसको हमने जब हॉस्पिटल में जाके देखा तो उसको एक गोली लगी थी। उसके आधार पे हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को डिटेन किया है। बाकी एक्यूज पे भी हमारी टीमें लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स आर वर्किंग ऑन इट एंड विल गिव यू एन अपडेट। पुरानी रंजिश लगती है? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये रोड कब तक खुल जाएगा? अभी खुल गया है रोड, देखिए परिवार वाले रोड क्लियर कर रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने चुनाव की लंबी लकीर खींच दी है। चाहे माई बहन मान योजना हो या 200 यूनिट मुफ्त बिजली हो या बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की बात हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, तमाम चीज़ों को लेकर लंबी लकीर खींच दी गई है और उसमें मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की वैचारिक की कहीं से भी फिट बैठेगी। तेजस्वी यादव नहीं, नीतीश जी ने बयान दिया। अब नीतीश जी पर हर दूसरे दिन आपको क्या क्या बयान आते हैं, इधर हैं उधर नहीं, उधर थे इधर नहीं। अब बिहार इधर उधर में नहीं है। चुनाव की लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। चाहे माई बहन मान योजना हो या बिजली निःशुल्क हो 200 यूनिट या बेरोजगार छात्रों के लिए राहत की बात हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, तमाम चीजों को लेकर के सबलीकरण, आर्थिक सामाजिक न्याय की लंबी लकीर है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी की वैचारिकी कहीं से फिट बैठेगी या वो सहज होगी। तो जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वही बड़ी लकीर। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी से जुड़े एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है। महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माले के नेता और लालू यादव सब मिलकर लेंगे, नेतृत्व कांग्रेस करेगी। नहीं, मैं नहीं मानता, सवाल ही नहीं उठता है। महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है और महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, माले के नेता सब मिल के लेंगे और कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और उनके कोई भी नेता अकेला सक्षम है निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और न ही स्वीकार करती है। कांग्रेस हमेशा देश समाज के हित में निर्णय लेती है और जो बिहार के हित में होगा कांग्रेस उस हित में निर्णय लेगी। वो अपने पार्टी के निर्णय लेने में सक्षम है। महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठ के ही होगा, अलग नहीं हो सकता है। और
न थोपे जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्तर और नीतीश कुमार प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं। आज जनता मानती है कि यही वो गठबंधन है जो बिहार को विकसित राज्य बना सकता है। ये वही आरजेडी है जिसने बिहार को बदनाम करने के लिए जंगल राज का नाम दिया था। ऐसे में बिहार की जनता आरजेडी पर भरोसा नहीं करने वाली है। चुनाव में 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो भाई गठबंधन आपसे कर भी कौन रहा था? बिना मतलब ये सारी बातें बोलकर भ्रम फैलाने का, ये सारी बातें उन्हीं के पार्टी के ना विधायक लोग बोलते हैं कि अब तो वो इधर आ रहे हैं उधर आ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री इस बात को कई बार हर मंच से सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। देखिए, हकीकत है जिस गठबंधन के साथ अभी एनडीए आगे बढ़ रहा है, जिनमें पांचों दल सम्मिलित हैं, ये एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन है जिसपे जनता का पूरा विश्वास है। डबल इंजन की वो सरकार जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के स्तर पर कर रहे हैं, आज की तारीख में जनता मानती है कि यही वो गठबंधन है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बना सकता है। ऐसे में बड़ी बड़ी बातें, दावे अब किए जा रहे हैं। ये वही दल है जिन्होंने सबसे ज्यादा पलायन करने के लिए जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने बिहार को बदनाम कर उसको जंगल राज का नाम देने का काम किया है। ऐसे में बिहार की जनता कतई इनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली है। आप देखिएगा, जैसे ही अभी चुनाव होंगे, एक बड़ी जीत के साथ 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हमारा गठबंधन, एनडीए का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के जश्न के बीच पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। इसके बाद सेना की क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही फुटेज के आधार पर और भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो एफआईआर होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जलाई गई है, घर जलाए गए हैं, कितना नुकसान हुआ अभी तक? देखिए, 2-3 जो अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। जो बाकी की सारी चीजें हैं उनकी पड़ताल करके आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेबनान के सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने एक इंटरव्यू में गुट की कमियों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि गुट ने अपनी कमियों को दूर किया है और आज मजबूती से खड़ा है। इसके अलावा उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक हिजबुल्लाह के ड्रोन के पहुंचने को गुट की ताकत बताया। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने ये बातें गुट के कमान संभालने के बाद ही अपने पहले इंटरव्यू में कही हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में इजरायली हमले में नसरुल्लाह की मौत के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभालने के बाद एक टीवी को अपना पहला इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह की सुरक्षा में कुछ खामियां थी, लेकिन उन्हें दूर कर गुट आज मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ एक समझौते पर पहुंचे और हमने गोलीबारी बंद कर दी। इसराइल अगर लेबनान इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है तो उसे इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। इसराइल हमें कमज़ोर समझने की भूल ना करे, हमारी लड़ाई की क्षमता आज भी बरकरार है। कासिम ने हिजबुल्लाह के
लड़ाकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप नसरुल्लाह के बेटे हैं, उनकी मौत को हमने एक विजय घोषणा की तरह देखा है, हम आखिरी सांस तक लड़ने वाले लोग हैं। इस दौरान कासिम ने ईरान की भूमिका की भी सराहना की। कासिम ने हिजबुल्लाह की क्षमता पर बात करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कैसरिया स्थित आवास पर ड्रोन हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का नेतन्याहू के घर तक पहुंचना ये साबित करता है कि हमारे लड़ने की क्षमता अभी भी बरकरार है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के तटीय इलाके में एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। किम जोंग उन ने ये एक्शन ऐसे वक्त में लिया जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से उत्तर कोरिया की सीमा पर सैन्य अभ्यास करने जा रहे थे। दक्षिण कोरिया का कहना है कि ये युद्ध को उकसाने के लिए किया गया है। उत्तर कोरिया ने 3 दिन पहले ही अमेरिका को धमकी दी थी। उत्तर कोरिया का कहना था कि उनकी सीमा पर अगर सैन्य अभ्यास किया जाता है तो वो चुप नहीं बैठ सकते। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कोरिया की सीमा पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया 11 दिन का सैन्य अभ्यास चल रहा है। किम जोंग उनको ये डर सता रहा है कि सीमा के जरिए अमेरिका कहीं उसके क्षेत्र में ना आक्रमण कर दे। किम उनकी बहन ने 3 दिन पहले अमेरिका को चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि आप अपना अभ्यास कहीं और जाकर करें वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। दक्षिण कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक सोमवार को उत्तर कोरिया की सेना ने हवांगे प्रांत में इन मिसाइलों को दागना शुरू किया। देखते ही देखते कई मिसाइलें दागी गई। दक्षिण कोरिया की सेना विस्तृत जानकारी जुटा रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को डराने के लिए इन मिसाइलों का प्रशिक्षण किया। उत्तर कोरिया की कोशिश अमेरिका और दक्षिण कोरिया में डर पैदा करने की है। मिसाइल प्रशिक्षण से पहले उत्तर कोरिया ने एक बयान जारी किया था। उत्तर कोरिया का कहना था कि कोरिया प्रायद्वीप में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अमेरिका की वजह से युद्ध की स्थिति बन रही है। जिस तरीके से सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई है उससे कभी भी युद्ध की घोषणा हो सकती है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।